जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको आज वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक पुनर्जागरण करवाने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री। पुनर्जागरण, जैसे ही कि नाम से ही पता है चल रहा है कि पुनर्जागरण मतलब पुनः जागना। इसको रिनेंसिस भी कहते हैं। रीनेंसिस का मतलब, जैसे कि री का अर्थ होता है जन्म और नेंसिस का मतलब होता है पुनः जागना, यानी कि पुनर्जन्म या पुनः जागना। तो ये हुआ था, सबसे पहले पुनर्जागरण जो हुआ था वो यूरोप में हुआ था और पर्टिकुलर जगह जो है इटली में से ये प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल से आगे आगे बात करेंगे। तो पुनर्जागरण जो हुआ था वो 14वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, 1350 से 1550 के मध्य में। ठीक है, पुनर्जागरण हुआ। तो पुनर्जागरण टॉपिक को हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, उनके माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम इसकी विशेषताएं करेंगे, उसके बाद हम इसके कारण, मतलब किस कारण से पुनर्जागरण हुआ और ये इटली में ही क्यों हुआ, इटली में ही क्यों। उसके बाद हम इसके प्रभाव और महत्व देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ में जैसे कि पता है ये पुनर्जागरण अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो पुनर्जागरण पुनः जागना, और इसके लिए एक शब्द है रिनेसा, जो कि कैसा शब्द है, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग है वो वेसारी ने, जो कि इटली के रहने वाले थे, इन्होंने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, इस पुस्तक में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया 16वीं शताब्दी में। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग मूर्तिकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मूर्तिकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद आए थे दीदरो, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 18वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग किया था कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य और कला के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, दीदरो थे, जो कि फ्रांस के थे। 18वीं शताब्दी में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद आए थे इसके बाद आए थे फ्रांसिस बेकन। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इस हिसाब से प्रयोग किया था कि उन्होंने कहा था कि जो भी कोई हम अपने विचार होते हैं वो हम पे थोप देते हैं, लेकिन उनको तर्क के आधार पर उनको समझना चाहिए और फिर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि थोड़ा तार्किक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्थ। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं, तो सबसे पहले हम इसकी विशेषता देखते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि क्या परिवर्तन आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, हर चीज को तर्क के हिसाब से देखने लग गए, उसको अपने लाइफ में प्रयोग करना, फिर उसको लाइफ में एक्सेप्ट करना, इस हिसाब से ये विशेषताएं आई पुनर्जागरण में। दूसरा था सहज सौंदर्य की उपासना,
यानी कि कल्पना पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, तार्किक बात करना। परलौकिक स्थान पर इहलोक पर बल देना। परलोक के स्थान पर इहलोक पर बल देना, यानी कि इसी जन्म के बारे में सोचना, ना कि अगले जन्म के बारे में सोचकर और हम उस पर विचार करें, उसकी टेंशन लें, यानी कि इसी जन्म में इसी जन्म के बारे में सोचना। उसके बाद हुआ सृजन शक्ति पे, सृजन शक्ति का विकास हुआ। धर्म के क्षेत्र से धर्म के प्रभाव से सभी क्षेत्र मुक्त हुए और मानववाद पर बल दिया। मानववाद पर बल दिया, ठीक है, मानववाद पर बल दिया यानी कि मानव के हित में सोचने पर बल दिया। तो यहाँ पे ट्रार्क जो थे, इनको मानववाद का जनक कहा जाता है और इरेस्मस इन्हें मानववाद का राजकुमार। शेक्सपियर थे, उनके साहित्य में भी मानववाद पर बल दिया गया है, मानववाद की बात की गई है। इसके अलावा बुद्धिवाद और तर्क चिंतन पर बल दिया गया। तो ये हुई हमारी विशेषताएं पुनर्जागरण के बारे में। क्या चेंजेस आए इसकी वजह से, पुनर्जागरण की वजह से।